नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ रहेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ यानी देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी एनके सूद साहब। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। सूद सर, आज हम लोग बात करेंगे चीन के ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई चीन क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं पिछले 5 सालों से और 62 से तो हमारा चल ही रहा, लेकिन पिछले 5 सालों में तो हमारे गलवान घाटी की झड़प जब से हुई, बहुत हमारे संबंध बहुत खराब हो गए थे। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी और इन सबके बीच में आके जो कांग्रेस की जो ओवरसीज विंग है, जो कि राहुल गांधी की भी बहुत करीब माने जाते हैं, सैम पित्रोदा, उन्होंने ये आकर कह दिया कि हमें चीन को दुश्मन मानना ही नहीं चाहिए। क्या वाकई में ऐसा है? जबकि हमारे तो देश के रक्षा मंत्री तक कहते थे कि हमारा दुश्मन नंबर 1 जो है वो चीन ही है, चाइना ही है। देखिए, पहले मैं कह दूं कि पहला किसने कहा था? इंडिपेंडेंस के बाद हम हमेशा पाकिस्तान को अपना एनिमी नंबर 1 मानते थे जी, कि पाकिस्तान एनिमी नंबर 1 है। पहली बार जो क्वेश्चन उठाया वो उठाया उस अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे, जो आपके रक्षा मंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। तब से चाइना को हमने एनिमी नंबर 1 मानना शुरू कर दिया। बहुत से हमारे पास चीजें भी हैं क्यों चाइना में एनिमी नंबर 1 है। फिर मुलायम सिंह यादव ने कहा था 2011 में, मुलायम सिंह यादव ने फिर 2017 में कहा था। मुलायम सिंह यादव भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इनकी बातों में दम तो है और हम तब से चाइना को एनिमी नंबर 1 मान रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि चाइना बहुत बड़ी कंट्री थी और हम चाइना की तरफ देखते भी घबराते थे। जब यहाँ मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो कोई एक्शन नहीं लेते थे चाइना के खिलाफ, लेकिन उस टाइम पॉलिसी थी हमारी लुक ईस्ट, यानी कि चाइना की तरफ देखो, करो कुछ मत। हमारी पॉलिसी चाइना की तरफ चेंज हुई जब पीएम मोदी पावर में आए। उन्होंने पॉलिसी को चेंज कर दिया एक्ट ईस्ट, यानी कि पाकिस्तान की चाइना की तरफ देखो और एक्ट भी करो, और एक्ट भी करना शुरू कर दिया। और आंखों से आंखों में डाल के बात करना है, वो तो है ही। देखिए, जब पहले टेन्योर में पीएम मोदी थे तो उनकी 11 मीटिंग हुई थी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ पे भी आए, 5 बार पीएम मोदी चाइना गए थे। लेकिन जब से चाइना ने बॉर्डर पे स्टार्ट अप करना शुरू कर दिया लेह लद्दाख में, तो पीएम मोदी ने उनसे पीएम मोदी ने उनसे उसके बाद नहीं, 17 के बाद तो फिर भी मीटिंग हुई, क्योंकि 2017 में डोकलाम हुआ था। चाइनीज एरिया के अंदर घुस गए, डोकलाम भूटान के टेरिटरी है। चाइनीज आ गए, वहां पे रोड बना रहे थे, हमारे फोर्सेस सामने खड़ी हो गई और रोड बनाने से मना कर दिया, क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी को इंडिया देखता है और हमने उनको रोड नहीं बना दिया। प्रॉब्लम यह है कि डोकलाम पड़ता है ट्राई जंक्शन, सिक्किम, भूटान और तिब्बत। अगर चाइना का यहाँ रोड बन जाता तो चाइनीज की गन्स यहाँ पे तैनात हो जाती और वो हमेशा और सीधा चिकन नेक के टारगेट कर सकती थी। चिकन नेक सिर्फ 25 या 30 किलोमीटर दूर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहती थी कुछ। अगर इंडिया ने उसको बना नहीं दिया, 73 दिन का हमारा स्टैंड ऑफ चला और उसके बाद चाइना को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि जितने भी आसपास के हिल्स थे वहां पे हमारी सेना खड़ी हो गई थी और चाइना को डर था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उनके कई सौ सैनिक मारे जाते, हमारा नुकसान नहीं होता। तो ये तो था, लेकिन जब लेह लद्दाख का हमारा स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ, क्योंकि चाइना की शुरू से आदत थी गलवान वाला, चाइना हमेशा हमारे एरिया में घुस जाता था और कुछ ना कुछ जैसे उसकी आदत थी स्लाइसिंग करने की, छोटी छोटी टेरिटरी को ले लेता था, इस्लामिक स्लाइसिंग। तो तब हमारा उनके पास स्टैंड ऑफ रहा 4 साल तक और मोदी झुके नहीं, जबकि हमको बहुत सी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, क्योंकि वहां पे हमारा प्रॉपर तरीका नहीं था कि इस तरीके से अपने सामान भेजें। लेकिन हमारे 50 से 60 हजार सोल्जर लेह लद्दाख पे डटे रहे। अरुणाचल प्रदेश को भी हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया उस टाइम पे। लेकिन दूसरी बात आती है कि चाइना एनिमी नंबर कैसे है 1। देखिए, 1962 के वार के अंदर चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था बगैर प्रोवोकेशन के। नेहरू ने किसी भी तरीके से आर्मी को तैयार नहीं किया, बड़ी भारी गलती थी नेहरू की। और कई जगह तो आर्मी 2 दिन पहले लैंड की जब चाइनीज ने अटैक कर दिया था, क्योंकि नेहरू ने कहा चाइना तो अटैक करेगा नहीं, वो तो कहता है हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू बातों में बड़ी जल्दी आते थे, जो मोदी नहीं आते, जो इंदिरा गांधी नहीं आती थी। और आप देखिए, हमारे लोग वहां ठंड में थे, -डिग्री का टेम्परेचर चलता था इवन अक्टूबर के महीने में, और उनको सिर्फ अंगोला शर्ट दी गई थी हमारे सोल्जर्स को, गर्म कपड़े नहीं थे उनके पास। बाकी चीज छोड़ो, उनको गन दी गई थी जिसमें उनके पास 10-10 गोलियां थी। मशीन गन शायद मुश्किल से कुछ होंगी, तोपें हमने यूज ही नहीं की, जो तोप यूज की उसके गोले हमारे पे गिर जाते थे। तो चाइना ने, देखिए, जब 62 का वार हुआ चाइना खुद हट गया, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका के मैरीन्स लैंड कर गए थे कलकत्ता पे
और उन्होंने हमको एमुनिशन भेजना शुरू कर दिया। चाइना को पता था कि अगर इंडिया के पास एमुनिशन आ जाएगा तो इंडिया हमको टारगेट करना शुरू कर देगा। और दूसरी बात है कि चाइना अगर वहां पे ठहर जाता तो चाइनीज आर्मी को सप्लाई कौन देता, क्योंकि पीछे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं। तो इसलिए चाइना ने खुद विड्रॉ कर लिया। लेकिन दूसरी बात है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन का चाइना ने कब्जे में किया। अगर चाइना हमारा दुश्मन नहीं है तो एरिया छोड़ दे, फिर चाइना लेह लद्दाख को बिल्कुल खाली कर दे। फिर दूसरा, चाइना ने हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन का तो कब्जा किया, साथ में लेह लद्दाख को कहता कि हमारा पार्ट है। फिर अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि दक्षिण तिब्बत है, वो दक्षिण तिब्बत है, उसको भी क्लेम करता है। और देखिए कांग्रेस के टाइम में अरुणाचल प्रदेश के अंदर ना सड़कें बनाई गई, ना कोई डेवलपमेंट की गई। उनको कहा कि अगर यहाँ सड़कें पुल बना देंगे तो चाइनीज आ जाएंगे। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, जो जब कांग्रेस के टाइम में 2012 में उन्होंने कहा था। तो हमने कोई काम ही नहीं किया। लेकिन आज सिचुएशन वो नहीं है। और फिर चाइना क्यों हमारा एनिमी नंबर 1 है? देखिए जो चाइना है, एक तो हमारे एरिया के अंदर एनक्रोच करता है रेगुलरली। तो उस एरिया के अंदर आऊं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो रेगुलरली हमारे एरिया में घुस जाते थे, फिर 15-20 दिन बैठ करके चले जाते थे। रफ एरिया है, मतलब कहा अभी वहां पे कुछ उगता नहीं है, वेदर बहुत ज्यादा हार्श है वहां पे। उसके बाद चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट को सपोर्ट करता है, फंड देता है, आर्म्स देता है, ट्रेनिंग देता है, ताकि इंडिया डिस्टर्ब रहे। और दूसरी तरफ आपने देखा मणिपुर के अंदर जो आपके कुकी रेबल्स हैं, कुकीज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको चाइनीज आर्म्स दिए जाते हैं। पैसा देता था जॉर्ज सोरोस, और वहां पे आर्म्स दिए जाते थे चाइनीज के द्वारा, ताकि इंडिया के अंदर आग लगी रहे। क्योंकि मणिपुर के अंदर हमें ऑयल मिला है जमीन के अंदर। चाइना ये भी चाहता है कि वहां से ऑयल ना निकाल पाए, इसलिए इंडिया को डिस्टर्ब करता है। दूसरी बात है कि चाइना पाकिस्तान को उकसाता रहता है कि आप इंडिया के अंदर टेररिस्ट भेजो, काम करो, कुछ भी करो, डिस्टर्ब करो, ताकि इंडिया बिजी रहे। और इंडिया बिजी था पाकिस्तान के साथ। फिर चाइना का जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पास थ्रू करता है हमारे एरिया से, जो हम क्लेम करते हैं या डिस्प्यूटेड एरिया है, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान। अगर चाइना हमारा दोस्त है तो क्यों ये काम करेगा? एनिमी है तब। और जितने भी मिलिटेंट जो पकड़े जाते हैं, जिनका नाम दिया जाता है कि इनको ब्लैकलिस्ट कर दो, यूएन के अंदर चाइना अकेली कंट्री है जो उनके फेवर में खड़ी हो जाती है, उनको ब्लैकलिस्ट नहीं होने देती जब तक इंडिया उनके ऊपर रिपीटेड प्रेशर नहीं डालता। हाँ देखो, तो ये चीज है। अच्छा, साथ में चाइना पाकिस्तान को आर्म्स देता है। अभी रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को 8 हैंगर क्लास सबमरीन दिए। चाइना उनके लिए बना रहा है कि आप ताकि इंडिया को तंग करते रहो, घेरते रहो, परेशान करते रहो। फिर चाइना जितने भी पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हैं जो लेटेस्ट ये JF-15, J-10C, वो सारे के सारे चाइना के हैं। और चाइना ने इस टाइम एक और कहा कि हम आपको 40 देंगे ट्रेन J-35, जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। तो इंडिया से चिंता में है कि अगर इनके पास 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे 40, तो वो हमारे से सुपीरियर हो जाएगा। और चाइना यही चाहता है। और चाइना इंडिया को हमेशा डिस्टर्ब करता है। आप देखिए जो चाइनीज हैं, जो आपके कम्युनिस्ट हैं, जब 62 का वार हुआ तो जितने भी कम्युनिस्ट इंडिया के अंदर, उन्होंने हमारे को सपोर्ट नहीं किया, वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। इवन पैसे इकट्ठे कर रहे थे चाइना के लिए, कपड़े चाइनीज सोल्जर्स के लिए इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन इंडियन सोल्जर्स के लिए नहीं। तो जितने भी कम्युनिस्ट हैं वो एंटी इंडिया है, इंडिया को हेट करते हैं। आप आई के गुजरात का नाम ले लीजिएगा, वो भी कम्युनिस्ट था, पीएम था, कैसे उसने इंडिया को नुकसान पहुंचाया उसके बारे में अलग से बात करेंगे। आप केजरीवाल को ले लीजिएगा, ये भी कम्युनिस्ट है, इसका एजेंडा भी इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोग उसी सवाल पे आ जाएं, सैम पित्रोदा के सवाल पे आ जाएं, तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एग्रीमेंट किया था चीन के साथ, कहते भी है, फंडिंग भी हुई थी उनकी आज से 8-10 साल पहले की बात जब बात करते हैं, और पहले पुरानी बात, ये बात है 2008 की। 2008 राहुल गांधी गए थे, ये चाइना गए थे। चाइना जाकर के राहुल गांधी ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जो पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था चाइना के साथ। राहुल गांधी बैठे हैं, चाइनीज ऑफिशियल बैठा है, चाइनीज ऑफिशियल के पीछे खड़े हैं शी जिनपिंग, जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे चाइना के, और इसके राहुल गांधी के पीछे सोनिया गांधी खड़ी हैं। फिर एक आनंद कुमार शर्मा थे शायद, वो इनके पीछे खड़े हैं राहुल गांधी के राज्य मंत्री। और जब इनसे इन्होंने आज तक नहीं बताया कि एग्रीमेंट क्या साइन किया। कहते हैं एग्रीमेंट पार्टी टू पार्टी, चाइना के अंदर उनकी कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी गवर्नमेंट सेम है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। और अगर वहां पे शी जिनपिंग खड़े हैं उनके वाइस प्रेसिडेंट, तो ये पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट तो है नहीं, ये सेल आउट है, यानी कि देश को बेचने का काम था। 2017 में जो डकलाम हुआ था, तब भी राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी के अंदर चले गए थे, चाइनीज एम्बेसडर से मिलने के लिए कि डिस्प्यूट किया है।
देखिए बेसिकली समझ नहीं किया था कि डिस्प्यूट क्या है हम लोग। तो समझो, अपनी गवर्नमेंट से समझो, ये डिस्प्यूट समझने के लिए नहीं, बताने के लिए गए थे कि तुमको क्या करना चाहिए वहां पे। आप चाइना, आप हमारे दुश्मन से मिलने जा रहे हो और आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, आपके बाप दादा सारे के सारे इनके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वगैरह रहे हैं देश के अंदर, आप एक दुश्मन के से मिलने जा रहे हो, उसको खबरें देने जा रहे हो, कि उससे इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो। अगर आपने डिस्प्यूट समझना था तो उस डिस्प्यूट को समझ के आप पीएम मोदी से मिलकर उनको ब्रीफ करते कि चाइना तो ये कह रहा है, मिनिस्टर से मिलते तो वहां मिलते। और देखिए एक बार ये इनको जाना था नेपाल के अंदर, तो जो चाइनीज एम्बेसडर उसने पीएम से रिक्वेस्ट किया कि इनको जो वीआईपी गेट है वहां से जाने दिया जाए, यानी कि इनकी कोई चेकिंग ना हो, सब कुछ हो। मना कर दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद नेपाल चले गए, नेपाल गए, वहां पे 2-3 दिन ठहरे। उसके बाद अपने जो इनके, देखिए जो जिनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है उनको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आप कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी के लोग तो जाएंगे लेकिन उनके पास आर्म्स एमुनिशन नहीं होंगे। तो उस जो जिस कंट्री विजिट करते हैं उनको कहना पड़ता है कि आप इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, ये आ रहे हैं, ये प्रोग्राम है। लेकिन राहुल गांधी बता के नहीं जाते थे। यहाँ से चले गए नेपाल, सिक्योरिटी के लोगों को साथ ले गए, नेचुरली हो जाएंगे, और वहां से उनसे कहा भी आप बैठिए यहाँ पे। एक होटल में ठहरे थे, मैं होटल का नाम जानता हूँ, और उनको बिठा करके आप चले गए चाइना। चाइना के अंदर जाकर के उनके पीएलए के साथ चले गए आपके मानसरोवर पे, मानसरोवर के, क्योंकि वहां पे फोटो खिंचवाई इन्होंने, यात्रा नहीं की इन्होंने, भाई प्लेन गए थे वहां पे फोटो खिंचवाई, हेलीकॉप्टर लेके गए थे मानसरोवर पे, वहां फोटो खिंचवाई टेंपल के बाहर। टेंपल के अंदर तो घुसे नहीं क्योंकि इनकी हिंदुइज्म में आस्था ही नहीं है, लेकिन बाहर से फोटो खिंचवाई सोशल मीडिया के ऊपर बताने के लिए कि मैं टेंपल विजिट कर रहा हूँ। आप जाते हो मानसरोवर के अंदर एक पीएलए के साथ, यानी कि हमारे दुश्मनों के आर्मी के साथ मिलकर के आप मानसरोवर के विजिट करते हो। आपको जाना था तो इंडियन गवर्नमेंट से कहते। बिल्कुल। तो ये जो आदमी है ये किसी तरीके से देश के हितैषी नहीं है। और सर जब चल रहा था विवाद, जब सैम पित्रोदा, जानते हैं बहुत करीबी है सैम पित्रोदा, इनके पिता के भी बहुत करीबी थे, राजीव गांधी के, और इनके भी हैं, और सोनिया गांधी की भी बहुत करीबी। जब उनका ये बयान आया कि चाइना को हमें नंबर 1 दुश्मन नहीं मानना चाहिए, और जो विवाद है हमारे चीन के साथ उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, ये बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश करना चाहिए। अमेरिका को भी उन्होंने अंदर डाल दिया कि अमेरिका की वजह से जो है हमारी दुश्मनी हो रही है। उस बीच में जो राहुल गांधी हैं, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, सांसद भी हैं, वो एक ड्रोन लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन तो बहुत आगे निकल गया है, और हमारा जो देश है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में, ड्रोन वॉरफेयर में बहुत पीछे रह गया है। और बाद में पता चला कि जो उन्होंने ड्रोन ले रखा था वो भी, जो हमने प्रोहिबिटेड बैन किया वो भी चाइनीज ड्रोन ले रहे। ये एक ऐसे कोइंसिडेंस है, ये जानबूझकर किया जाता है? ये देखिए ये ओपन आ चुके हैं, ये ओपन है कि हम तुम्हें हेट करते हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत से हमारे कम्युनिस्ट जो इंडिया को हेट करते हैं, तो राहुल गांधी का एजेंडा बड़ा क्लियर है, वो ओपनली आ चुके हैं कि मैं देश का दुश्मन हूं, मैं देश को सपोर्ट नहीं करता। और देखिए बेसिकली क्या है कि करते वो देश के खिलाफ हो गए हैं। बेसिकली क्या है कि ये पीएम बनेंगे तभी कुछ समझेगा। लेकिन पीएम बन के क्या था, जब मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, 2004 में आए प्राइम मिनिस्टर बने वो, 2005 में सियाचिन चले गए मनमोहन सिंह, 2006 में उन्होंने आर्मी चीफ से बुला के कहा कि आप सियाचिन है पाकिस्तान को दे दो। आर्मी चीफ ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे इतने लोगों ने जान खोई है अपनी। सियाचिन पे फिर दोबारा से भी एक वीडियो करेंगे, सियाचिन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और क्या हम कैसे हमने सियाचिन पे कब्जा किया, क्योंकि रॉक ऑपरेशन था ये। तो वो बात होगी, तो आर्मी चीफ ने कुछ ऑब्जेक्शन की तो केस को दबा दिया। फिर 2012 में उस टाइम के फाइनेंस डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है। और डेवलपमेंट क्या थी कि उस टाइम के आर्मी चीफ को बुलाया मनमोहन सिंह ने और कहा कि सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो। उसने कहा जी सियाचिन को पाकिस्तान को नहीं दे सकते, ये तो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सियाचिन को पाकिस्तान को दे देंगे तो हम तो लुट जाएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा हमारी आर्मी के अंदर, हमारे लोगों ने जान दी है अपनी। फिर जब मनमोहन सिंह ने और प्रेशर डाला तो डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा कि आप पब्लिक चले जाओ। तो उस टाइम पे आर्मी के पब्लिक चले गए, इस चीज को एक्सपोज कर दिया, तो ये पीछे हट गए। तब तक इनकी गवर्नमेंट कमजोर हो चुकी थी क्योंकि बहुत से करप्शन के केसेस भी सामने आ चुके थे। अदरवाइज सियाचिन को पाकिस्तान को देते। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि जब कारगिल वार हुआ था, क्यों हुआ था? पाकिस्तान ये चाहता था जो सियाचिन को हमारी सप्लाई जाती है वो रुक जाए। अगर कारगिल पे पाकिस्तान का कंट्रोल होता तो सियाचिन पे सप्लाई रुक जाती।
और सियाचिन पे सप्लाई रुकती तो हमारे सोल्जर को वहां से भागना पड़ता, और हमारे सोल्जर वहां से भाग जाते तो क्या होता, लेह लद्दाख चला जाता चाइना के पास। अगर हम सियाचिन को दे दें पाकिस्तान को तो हम लेह लद्दाख को नहीं बचा सकते, क्योंकि दूसरी बात एक रिवर निकलती है, लुब्रा रिवर निकलती है आपके सियाचिन से, जो लेह लद्दाख को फीड करती है। और देखिए हमारी कोई लेह लद्दाख से डायरेक्ट लिंक नहीं है, सर्दियों के अंदर सारे रास्ते रुक जाते हैं। वो तो बात दूसरी की गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे ब्रिजेस बनाती है, कुछ यहाँ पे टनल्स बनाती है, जिससे हमारा सप्लाई का रूट पूरे लेह तक चालू है इस टाइम पे। अभी एक टनल, 2 टनल बनी है कश्मीर के अंदर, वहां से लेह के अंदर 12 महीने जा सकता है। और गवर्नमेंट एक और प्लान कर रही है, एक ट्रेन बना रही है हिमाचल से लेके लेह तक। बिल्कुल, हिमाचल और से ट्रेन के अंदर बिलासपुर से ट्रेन चलेगी, और वो ट्रेन का पूरा काम स्टार्ट हो चुका है। यानी कि पूरी की पूरी उसकी ग्राउंड पे देखिए कैसे बनेगी, क्या रास्ता चुनेगा, पूरी की पूरी सर्वे किया जा चुका है। और वो ट्रेन के अंदर ऑक्सीजन भी होगी आपकी, क्योंकि लेह में ऑक्सीजन कम होती है। और इस ट्रेन के ऊपर 1 लाख करोड़ का खर्चा है, और इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आर्मी को रेगुलर सप्लाई मिल सके और आर्मी वालों के आने जाने का रास्ता खुल सके। आज लेह के अंदर हमारी बहुत आर्मी बैठी है और उनको फीड भी करना पड़ता है। आप देखिए जब दिल्ली के अंदर आपके किसान आंदोलन हो रहे थे तो उसका पर्पस था कि जो सारा सामान जाता है पंजाब से या दिल्ली से लेह के अंदर हमारे सोल्जर्स को रोक दिया जाए। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट, हमारी मोदी गवर्नमेंट थोड़ी चुस्त है, उन्होंने सारा कुछ देख रखा था, सामान भेजते रहे, उनको रेगुलर सप्लाई होती रही सियाचिन और इवन आपके लेह लद्दाख के अंदर। और ये जो यहाँ पे काम कर रहे थे, जो किसान का आंदोलन चल रहा था, इसको कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी की पार्टी सपोर्ट कर रही थी, जॉर्ज सोरोस सपोर्ट कर रहे थे, बाकी गधों को तो पता ही नहीं होगा क्या पर्पज है इसका, लेकिन ये काम हो रहा था। और आज अगर सैम पिट्रोडा कहते हैं कि चाइना हमारा एनिमी नंबर 1 नहीं है, तो क्या है चाइना? एक और बात बता दूं आपको कि चाइना हमें ऊपर से तंग कर रहा था सब जगह पे, पाकिस्तान के थ्रू, नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट के थ्रू, फिर दूसरा हमारे जो कश्मीर, जो हमारे कम्युनिस्ट इंडिया के अंदर आज तो कमजोर हो गए, वो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करते जा रहे थे, बार बार हमेशा इंडिया को अपोज करते हैं। फिर एक और काम कर रहा था, चाइना का मेन पर्पस क्या था? चाइना को था कि इंडिया बिजी रहेगा तो मैं सी में चाइना को घेर लूंगा। चाइना का एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, एक नाम दिया गया एक उसको प्रोजेक्ट को, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जिसके अंदर चाइना हमको सी के अंदर घेर रहा था। जैसे कोको आइलैंड म्यांमार की, वहां पे चाइना का कम्युनिकेशन सेंटर बना हुआ है। म्यांमार आपका जो हम्बनटोटा श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, उस पे चाइना ने अपनी बेस बना ली है। फिर चाइना ने डेवलप किया था बांग्लादेश का पोर्ट, जो उनका मेन पोर्ट है, उन्होंने डेवलप किया था चिटागोंग पोर्ट। और फिर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया। फिर आपका जो मालदीव से कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तो चाइना का पर्पस था कि इंडिया को घेर लिया जाए, ताकि हमारे को ट्रेड ना चल सके, हमारा बिजनेस खत्म हो जाए। ये दुश्मनी काम करेगा, दोस्तों नहीं करेगा ना। लेकिन पीएम मोदी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे मैंने कहा कि उनकी पॉलिसी थी लुकिस्ट, और पॉलिसी बना दी एक्टिस्ट के अंदर क्या था, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है, उसके पास एक बटाला एयरपोर्ट है 40 किलोमीटर दूर, वो अडानी को लेकर के उस पोर्ट को डेवलप कर दिया। उस पोर्ट पे सिर्फ एक फ्लाइट आती थी हफ्ते के अंदर, साथ में हमारे रशिया मिला हुआ और हमारी गवर्नमेंट है साथ में, और वहां पे पोर्ट को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया। और जो इस टाइम पे रशियन जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं बटाला एयरपोर्ट पे। बटाला एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है हम्बनटोटा पोर्ट से। तो वहां पे हमारी टेक्निकल टीम भी बैठी है और पूरी मॉनिटरिंग कर रही है इस पोर्ट की। और चिटागोंग पोर्ट पे जब पीएम मोदी गए थे 2011-15 के अंदर आपके बांग्लादेश में, तो चिटागोंग पोर्ट के ऊपर एग्रीमेंट साइन किया था। वहां पे अडानी के थ्रू एक पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया था, ताकि हमारे वहां पे प्रेजेंस रहे। और उस टाइम पे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने अलाउ भी कर दिया था कि आपके वारशिप भी यहाँ आ सकते हैं। फिर तीसरा मालदीव के अंदर जो काम करने जा रहे थे वो हमने होने नहीं दिया, बल्कि मॉरिशस के अंदर हमने म्यांमार को सबमरीन भी दे दी हमने अपनी। हाँ बिल्कुल। देखिए बेसिकली क्या है कि हम काउंटर करते जा रहे हैं, और अडानी को इसलिए गाली देते हैं कि आप देखो, अडानी को इसलिए गाली देते हैं कि अडानी देश के लिए काम कर रहा है। फिर एक और पोर्ट है मॉरिशस पे इंडिया ने अपनी बेस बना ली है। फिर आपका जो अगर ग्वादर पोर्ट पे कब्जा कर रहा है चाइना, तो हमने चाबार पोर्ट ले लिया है ईरान का, उसको हमने डेवलप किया, जो उससे सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है।
फिर ओमान का डोकम पोर्ट, उस पर इंडिया की बेस बन रही है, उसे दे दिया कि आप अपना ऑयल भी रखो, ट्रेड भी करो, फिर जितने भी शिप वहां से पास होते हैं वो इंडिया को सारी इंफॉर्मेशन आती है। एक वहां पे नेटवर्क लगा दिया है रडार्स का, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और साथ में श्रीलंका और साथ में आपका डोकम पोर्ट पे, ताकि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिले जो शिप यहाँ से पास करते हैं। फिर अपने अपने जो हमारा सी कोस्ट है वहां पे हमारे 49 रडार लगे हुए, और ये सारे के सारे रडार फोटो भी लेते हैं, फोटो भेज के दिल्ली के अंदर एक सेंटर है गुड़गांव में, वहां पे सारी फोटो दी जाती है, मॉनिटर किया जाता है उसको सारा इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IFC। हाँ, अच्छा, फिर इंडोनेशिया ने अपना सबांग पोर्ट इंडिया को दे दिया, वो डीप सी पोर्ट है और बड़ा क्लोज है मलक्का स्ट्रेट के, तो इंडिया अपने तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा। फिर इंडिया ने चाइना को काउंटर करने के लिए क्या किया, इवन जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पे ट्राई सर्विस बेस है, उस बेस को बहुत बड़ा किया जा रहा है। वहां पे 4 आज हमारे जो एयरक्राफ्ट के स्ट्रिप्स हैं वो बना दी गई है। फिर लक्षद्वीप पे हमने पोर्ट बना लिया, INS बाज, फिर लक्षद्वीप पे हमने अपना बेस बना के रखा। फिर कारवार बेस है कर्नाटक के अंदर, बहुत बड़ा बेस है, वो बना के रखा। फिर इंडिया ने एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है सर वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर क्योंकि वहां पे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर बेस स्टेशन किए जाएंगे। अच्छा, फिर क्या है, एक हमारी सीक्रेट नेवल बेस बन रही है जो पानी के नीचे होगी, जहां पे हमारे न्यूक्लियर सबमरीन को स्टेशन किया जाएगा, ताकि हम और बहुत बन रही है चाइना के बहुत क्लोज, मलक्का स्ट्रेट के क्लोज। जब हमारा बॉर्डर पे स्टैंड अप हुआ था जून 2020 में, तो हमारे 20 सोल्जर मारे गए थे, आपको याद होगा, चाइना धोखे से उनको मार दिया गया था। हम उसकी बात करेंगे, लेकिन क्या है कि उस टाइम पे जब इंडिया ने अपना काम स्टार्ट किया तो 2 शिप इंडिया ने अपने भेज दिए, वारशिप जो हमारे फ्रंट के वारशिप थे वो भेज दिए मलक्का स्ट्रेट पे। और जब ये शिप पहुंच गया मलक्का स्ट्रेट के पास तो चाइना को दुखी होगी कि अब तो हमारा ट्रेड भी रोक देगा। तो चाइना को उस टाइम पे एक स्पाई शिप था इंडियन ओशन के अंदर, और चाइना ने उससे कहा फटाफट वापस आ जाओ, ताकि इंडिया इस शिप को डुबो ना दे या कब्जे में ना कर ले। तो इंडिया इस टाइम पे ऑफेंसिव है चाइना की तरफ। और फिर सैम पिट्रोडा कहते हैं कि चाइना इंडिया का एनिमी नंबर नहीं है, चाइना को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। चाइना को हम हल्का हाथ रहे शुरू से, ये हमारी गलती थी, लेकिन जागे, लेट जागे लेकिन अच्छे जागे। आज हमारी आंखें भी खुली, और चाइना को आज अगर डर लगता है तो इंडिया से डर लगता है। बॉर्डर पे हमारा 4 साल तक स्टैंड ऑफ होता रहा, हम पीछे नहीं हटे। हमने वहां पे क्या था कि हमारे ना जो अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के अंदर हमारे ALG बने, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, 8 बने हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर और 3 बने हैं लेह लद्दाख के अंदर, और 50 हमने हेलीपैड बना दिए पूरे इस एरिया के अंदर, कारगिल से लेकर के लेह लद्दाख तक तैयारी पूरी कर ली थी। और इंडिया ने वहां पे जो हमारे ALG है वहां पे मिसाइल्स लगाती है, वहां पे हमारे जो फाइटर जेट से लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। तो आज हम चाइना को काउंटर करें, इसलिए काउंटर कर रहे हैं कि चाइना से हमें खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। और पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले में कुछ है ही नहीं, लेकिन खतरा तो पाकिस्तान से भी है, खतरा तो आज बांग्लादेश से बना हुआ है। लेकिन सैम पिट्रोडा की जो बात है और जो आपके राहुल गांधी की बात है, देखिए राहुल गांधी की जो पूरी जनरेशन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे, कुछ भी रहे, चाहे जवाहरलाल नेहरू लगा लीजिएगा, चाहे इंदिरा गांधी लगाइएगा, चाहे राजीव गांधी लगाइएगा, राहुल गांधी आज जो काम कर रहे हैं ये इनके मुंह के ऊपर कालक पोत रहे हैं। अपने जो इनके बुजुर्ग हैं उनके मुंह पे कालक पोत रहे हैं। आप नेहरू की बात कीजिएगा, नेहरू में बड़ी गलतियां की होंगी, सत्ता में आने के लिए शायद इसलिए वो कर रहे हैं इस तरह का। ये तो सत्ता में आने का या क्या तरीका, ये गद्दारी करोगे देश से, बिल्कुल आप देश से गद्दारी करोगे, देश के दुश्मन से को अपोज करते करते वो हमारे देश के खिलाफ ही लगता है कि वो देश विरोधी ही। देखिए ये आदमी की अपनी समझ की बात है, ये आदमी की अपनी समझ की बात है। ऐसे तो अखिलेश यादव भी हैं, देश को अपोज तो करते हैं लेकिन ऐसी गद्दारी की बात तो नहीं करते। देखिए राहुल गांधी मई 2022 में राहुल गांधी गए थे ब्रिटेन के अंदर, और वहां पे कहा था कि लद्दाख वो है चाइना के लिए जो यूक्रेन है रशिया के लिए, ऐसी स्टेटमेंट दे दी उन्होंने। 2023 में वो टूर पे गए थे लद्दाख के अंदर, और तब कहा था कि चाइना ने हमारी ग्रेजिंग लैंड को कब्जे में कर लिया। कौन सी लैंड को कब्जे में किया है? हमारे सैनिकों के पिटाई तक, इस तरह की बातें करते हैं वो, हमारे सैनिकों के ऊपर थप्पड़ मारा, ये कोई तरीका है बात करने का? बिल्कुल। देखो एक और इन्होंने कहा कि एक चाइना ने क्या किया, जो अपना बॉर्डर वहां पे बहुत डेवलपमेंट कर दी, क्योंकि तुमने तो की नहीं। आज वहां पे सब कुछ है, मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पहले कुछ भी नहीं था, घर बना दिए गए, ALG बना दिए गए, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। फिर वहां पे टूरिज्म का काम स्टार्ट हो रहा है, फिर वहां पे और डेवलपमेंट की जा रही है। वहां पे देखिए, वहां पे बारिश बहुत होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर,
हर एक जगह का अलग अलग क्लाइमेट है। मैं तो रहा हूँ कुछ एरियाज के अंदर, देखे मैंने जाकर के, लेकिन जिस तरीके से देखिए ये बात करते हैं कि उन्होंने लैंड ग्रैब कर ली। एक एनडीटीवी पे उस टाइम पे रवीश कुमार ने दिखाया था एक एरिया, कुछ वहां पे चाइना ने बहुत डेवलप कर दिया, लेकिन वो एरिया क्या था जिसको चाइना ने 1960 में ले लिया था। वही है। लेकिन अब जैसे कहते हैं कि मोदी के टाइम में ना जब स्टैंड अप हुआ तो जगह ले गए, भाई अगर वो जगह ले जाते तो हमारा स्टैंड अप ही नहीं होता। स्टैंड अप तो इसलिए हुआ कि हमने चाइना को आने ही दिया आगे, और चाइना को ये दिक्कत। फिर चाइना उस टाइम पे जब हमारा स्टैंड अप चल रहा था, चाइना ने कहा भाई आप हमारी जो पीएलए की वॉल है उसको तोड़ के दिखाओ। हमने कहा भाई हमें क्या तोड़ना वॉल, रखो अपनी वॉल को, तुम्हारी हिम्मत है तो आगे बढ़ के दिखा दो। लेकिन हमारी तैयारी देख करके चाइना की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। बिल्कुल सर, गलवान में उनको अच्छा ब्लडी नोज दिया और इसी वजह से फिर वो आगे बढ़ नहीं पाए, और इसीलिए उनको अब 4 साल बाद समझ में आया कि भारत पीछे नहीं हटेगा, और उन्होंने फिर समझौता करना ही पड़ गया, उनको डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट करना ही पड़ गया। और अब उनको समझ में आ गया है कि अगर यहाँ रहना है एशिया में तो भारत से पंगा नहीं ले सकते, शायद यही मैसेजिंग थी। और अब लेकिन भारत को अभी भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, किसी भी तरह से अपने गार्ड्स डाउन करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका। मैं आपको बता दूं आपको कि पीएम मोदी खासियत क्या है। जब ये क्या है, जब देखो अटल बिहारी वाजपेयी गए थे एक टाइम पे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, चाइना गए थे, तो चाइना ने उस टाइम पे वियतनाम पे अटैक कर दिया और अटल बिहारी वाजपेयी को वापस आना पड़ा इंडिया के अंदर। जब शी जिनपिंग वो इंडिया के अंदर आए थे, गुजरात के अंदर झूला जोड़ रहे थे पीएम मोदी के साथ, तो उस टाइम पे उत्तराखंड के कुछ एरिया के अंदर चाइनीज पीएलए के सोल्जर घुस गए, 150 सोल्जर घुस गए थे वहां पे। पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इमीडिएटली वहां पे 2000 सोल्जर को उतार दिया गया बाय हेलीकॉप्टर, और चाइनीज भाग गए। मतलब पीएम मोदी अपनी आंख नहीं बंद करते, पीठ पे दो आंखें सामने है, दो आंखें पीठ के पीछे है पीएम मोदी की। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही वजह है कि आज चीन भी, अमेरिका भी भारत की जो ताकत है उसको पहचानते हैं और वो उसको सलाम भी करते हैं। और यही वजह है कि डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट करना पड़ा 4 साल बाद, जिसने दिखा दिया कि भारत एक मेजर पावर है, न केवल एशिया में, इंडो पैसिफिक एरिया में, यानी आज पूरी दुनिया में उभर कर आया है। और शायद यही इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुरुआत में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं उनमें जो टॉप 4-5 है उनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। धन्यवाद सूद सर, हमसे बात करने के लिए। आपने अपने विचार हमारे सामने रखे और साफ कर दिया आपने कि किस तरह से 1962 से लेकर और फिर उसके बाद अभी गलवान घाटी, डोकलाम में किस तरह से चीन की हरकतें रही हैं। चीन को समझ में आ गया है कि अब वो भारत से पंगा इस तरह से सीधे तौर से नहीं ले सकता है। और जो कहना है, जो भी कहे कि दुश्मन नंबर 1 नहीं है, दुश्मन तो नहीं, लेकिन हमें उनके साथ जो है बहुत संभल कर रहना है। पड़ोसी देश है हमारा, कभी भी, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि दोस्ती बनने में तो बहुत लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन दुश्मनी एक रात में बदल जाती है। इसीलिए भारत को, भारतीय सेना को और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। धन्यवाद सर, एक बार फिर से। जय हिंद। जय भारत।